दोस्तों कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए स्टेट पॉलिटी का एक टॉपिक, तहसीलदार। आपने फॉर्म तो भरा ही होगा आरएस का, तो आप तहसीलदार भी बनेंगे। तो आपको पता होना चाहिए तहसीलदार के बारे में, क्या नौकरी है, कैसे काम किया जाता है, क्या जिम्मेदारियाँ हैं। कहीं आपको बाद में पता चले इतनी जिम्मेदारियाँ आप संभाल ही ना पाओ। तो पहले आपको बता देते कि राजस्थान में तहसीलदार पद की नियुक्ति दो तरह से होती है। ये तो आपको पता ही है, एक तो सीधी भर्ती से और एक प्रमोशन होकर। किस तरह से? दो तरह से भर्ती की जाती है। एक तो सीधी भर्ती से, सीधी भर्ती में आप सीधे आरएस का फॉर्म भरेंगे, आरएस आरटीएस का पास होंगे, कम नंबर आएंगे तो आपको तहसीलदार बना देंगे। प्रमोशन लेके पहले आप नायब तहसीलदार बनेंगे, नायब तहसीलदार से सीधे प्रमोट होके आप तहसीलदार। तो अब बात करें तो तहसीलदार काम किसके तहत करता है। तहसीलदार राजस्थान तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सेवा नियम 1958 के तहत काम करता है। अर्थात इस नियम में, सेवा नियम में लिखा गया है कि तहसीलदार के क्या क्या कार्य होंगे और नायब तहसीलदार के क्या क्या कार्य होंगे, वह किन के प्रति जवाबदेह होगा। तो इस प्रकार की सारी बातें किसके अंदर लिखी गई है, इसी के अंदर लिखी गई है। अब नियुक्ति की बात करें, तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है, कहाँ करता है, क्या। राजस्थान में तहसीलदार की नियुक्ति राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति कौन करता है? राजस्व मंडल अजमेर करता है। ध्यान रखना इसके बारे में। तो पटवारी की भी उसी के द्वारा की जाती है। तो राजस्थान में तहसीलदार की नियुक्ति दो प्रकार से करते हैं, एक तो सीधी सीधी भर्ती के द्वारा और एक प्रमोशन के द्वारा। फिर ट्रांसफर की बात करें तो सब चीज़ें आप ध्यान से देखेंगे तो चारों चीज़ें बता दूँ, राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा ही की जाती है। ट्रांसफर, निलंबन, निष्कासन और पदस्थापना अर्थात एपीओ, सब राजस्व मंडल अजमेर, राजस्व मंडल अजमेर और राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा ही की जाती है। तो तहसीलदार पटवारी में के नाम पे आप इनको ही याद रखेंगे। तो फिर याद एक एक करके वापस देख लेते हैं। स्थानांतरण की बात करें तो तहसीलदार का स्थानांतरण कौन करता है? राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा किया जाता है। सस्पेंशन की बात करें, निलंबन की, तो राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा ही सस्पेंशन या निलंबन किया जाता है। निष्कासन की बात करें तो ये भी राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा ही किया जाता है। एपीओ या फिर पदस्थापना आदेश की प्रतीक्षा, ठीक है, इसका आदेश भी अजमेर, राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा ही दिया जाता है। तो ये सब कौन करता है? राजस्व मंडल अजमेर। अब बात करेंगे कार्यकाल की। राजस्थान में तहसीलदार का कार्यकाल अनिश्चित होता है, अर्थात तहसीलदार किसको कितने समय के लिए बनाया जाएगा ये कोई जरूरी नहीं है। सबका कार्यकाल अलग अलग हो सकता है। कार्य करने के लिए इसको ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ती है तहसीलदार को। तो ट्रेनिंग कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी? तो जो तहसीलदार है उसकी ट्रेनिंग या प्रशिक्षण है, ये राजस्थान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है हमारे अजमेर के अंदर, RRTI अजमेर में, वहाँ पे दिया जाता है। राजस्थान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है अजमेर में, तो वहाँ पे इसको ट्रेनिंग दी जाती है। अब तहसीलदार के क्या काम है और उसकी क्या भूमिका है वो देख लेते हैं। तहसीलदार की भूमिका अपन चार तरीके से देखते हैं। राजस्व अधिकारी के रूप में, दंडनायक के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, उप पंजीयक के रूप में और उप राजकोष अधिकारी के रूप में तहसीलदार के क्या क्या कार्य है, ये क्या क्या भूमिका है। पहली बात करें राजस्व अधिकारी के रूप में तहसीलदार की भूमिका या कार्य, तो तहसील में राजस्व के संग्रहण को सुनिश्चित करता है। ये क्या करता है? तहसील में राजस्व के संग्रहण को सुनिश्चित करता है। दूसरा, तहसील में भू अभिलेखों का प्रबंधन करता है। तहसील में क्या करता है? भू अभिलेख होते हैं, उनका प्रबंधन का कार्य भी इसके द्वारा ही किया जाता है। जैसे हमारी जमाबंदी होती है, भू नक्शे होते हैं, नामांतरण पंजिका होती है, म्यूटेशन रजिस्टर होते हैं। तो यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप इन शब्द का मतलब भी समझते हैं। तो ये जो भू अभिलेख होते हैं, जमीनों से संबंधित जिसके नाम होते हैं, भू नक्शे होते हैं, किसकी जमीन कहाँ से कहाँ तक है, तो ये सब चीज़ें होती है ना, इनको भू अभिलेख कहते हैं। और इनका प्रबंधन कौन करता है? तहसीलदार। तहसीलदार। फिर सीमा के ज्ञान की बात करें, लैंड डिमार्केशन भी तहसीलदार के द्वारा की जाता है। जैसे मान लो ये खेत किसका है, कहाँ से कहाँ तक किसका है, तो ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तहसीलदार। तकास्मा की बात करें, जो भूमि का बंटवारा होता है, भूमि का बंटवारा किया जाता है, पिता अपने पुत्रों को भूमि का बंटवारा करता है।
खेतों का बंटवारा किया जाता है, कई बार भूमि का बंटवारा किया जाता है, तो तहसीलदार की उपस्थिति में ही ये किया जाता है। फिर इसके नीचे बहुत सारे अधिकारी काम करते हैं और कर्मचारी भी काम करते हैं, जैसे कि NTDR मतलब नायब तहसीलदार, गिरदावर या राजस्व अधिकारी जिसको रेवेन्यू इंस्पेक्टर कहते हैं, और पटवारी, ये इसके अंडर में काम करते हैं। सरकारी भूमि पर यदि अतिक्रमण हो जाता है तो ये भी तहसीलदार के द्वारा ही रोका जाता है। किसको? सरकारी भूमि पर जो अतिक्रमण हो जाता है। तहसील में जो फसलें होती है तो उसका आकलन भी तहसीलदार के द्वारा किया जाता है। ये तहसील में कौन कौन सी फसलें हैं, कितनी फसलें हैं, कहाँ किस क्षेत्र से कौन सी फसल कितनी हो रही है, उस पर कितना राजस्व लिया जाएगा, ये सारे कार्य तहसीलदार के द्वारा ही किए जाएंगे। फिर जो नामांतरण है उसको स्वीकार करता है। नामांतरण जो स्वीकार करता है कौन? तहसीलदार। आपदा में जो फसलों के जो नुकसान और खराब होते हैं उसका अनुमान भी तहसीलदार के द्वारा ही लगाया जाता है। तहसील में विभिन्न राजस्व अभियान होते हैं, इनका क्रियान्वयन भी तहसीलदार के द्वारा ही किया जाता है। जैसे प्रशासन गांवों के संग, न्याय आपके द्वार अभियान है, आपका जिला आपकी सरकार अभियान है। तो इस तरह के जो अभियान होते हैं तहसील के अंदर या तहसीलदार के द्वारा ही चलाए जाते हैं। फिर आता है दंड नायक के रूप में तहसीलदार की क्या भूमिका है। तहसील में यदि शांति भंग करते हो आप तो धारा 151 के तहत 151 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है। और यदि आपको गिरफ्तार कर दिया तो केवल तहसीलदार ही तहसील में उसको जमानत दिलवा सकता है। यदि आप सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर देते हो तो आपको नोटिस दे देंगे, 6 महीने की जेल होगी या फिर 200 रुपये का जुर्माना। अब आप सोचेंगे कि 200 रुपये का जुर्माना दे देंगे, लेकिन आपको एक बगल में रखी 6 महीने की जेल नहीं दिख रही। या फिर ये नहीं सोचेंगे कि 200 रुपये तो बहुत छोटी रकम है, लेकिन ये बहुत पुरानी रकम है। जिस समय ली जाती थी ना 1956 के आसपास, तब से है ना, तब 200 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, लेकिन इसको बदला नहीं गया। तो ये एक तरह का सिंबॉलिक हो गया है। यदि ज़्यादा कोई उपद्रवी होते हैं तो उनको जेल कर दी जाती है, और सिंपल से लोग होते हैं तो उनको केवल 200 रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाता है। आगे बात करें प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तहसीलदार की क्या भूमिका है। भूमिका की देखें तो बहुत सारे प्रमाण पत्र जारी करता है तहसीलदार, जैसे हमारे मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र। तो इस तरह बहुत सारे प्रमाण पत्र क्या है तहसीलदार के द्वारा जारी किए जाते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र को हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं, आय प्रमाण पत्र को इनकम सर्टिफिकेट, हैसियत प्रमाण पत्र मतलब सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। फिर राजस्व संबंधी जन शिकायतें होती है, उनकी सुनवाई भी तहसील में यही करता है, तहसीलदार के द्वारा की जाती है। जो उचित मूल्य की दुकान होती है, जो हमारे क्या कहते हैं PDS अर्थात जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत क्या है राशन का वितरण करती है, उनको सुनिश्चित करने का कार्य भी तहसीलदार ही करता है। निर्वाचन कार्य होंगे तो उनमें भी उपखंड अधिकारी के रूप में तहसीलदार कार्य करता है। उपखंड अधिकारी के रूप में नहीं, उपखंड अधिकारी को सहायता देता है ये, सॉरी। आगे आता है उप पंजीयक के रूप में तहसीलदार के क्या क्या कार्य है। तहसीलदार उप पंजीयक के रूप में क्या पंजीयन शुल्क और स्टाम्प शुल्क इकट्ठा करने का काम करता है। तो हमारे स्टाम्प शुल्क होते हैं या पंजीकरण शुल्क होते हैं, इनको इकट्ठा करने का काम कौन करता है? तहसीलदार। उपरोक्त राजकोष अधिकारी के रूप में तहसीलदार के क्या कार्य है, ये क्या भूमिका है। तो तहसीलदार उप राजकोष के संरक्षक या केयर टेकर के रूप में काम करता है। किसके रूप में? उप राजकोष के संरक्षक या केयर टेकर के रूप में काम करता है। अब बात करें तहसीलदार की अन्य कार्य क्या है, ये भूमिका क्या है। सार्वजनिक निर्माण विभाग होता है जिसे PWD कहते हैं। क्या कहते हैं? PWD। अब ये यदि कोई कार्य कर रहा है, जैसे कोई रोड बना रहा है या कोई निर्माण कार्य कर रहा है, पुलिया बना रहा है, तो जमीन तो चाहिए। तो उसके उपखंड में से, उसके उपखंड के उसके तहसील में से यदि जमीन चाहिए तो तहसीलदार अपने आप ही भूमि आपत्ति अधिकारी बन जाएगा। अर्थात तहसीलदार की जिम्मेदारी है कि वह जमीन लेगा और जमीन लेकर और फिर जो PWD विभाग को देगा, ताकि PWD विभाग उस पर वो जो कार्य करना चाहता है वो कर सके। फिर भू प्रबंध अधिकारी है, भू प्रबंध विभाग, उसमें सहायक भू प्रबंध अधिकारी के रूप में कार्य करता है। आगे आता है हमारा वन विभाग। तो वन विभाग वन बंदोबस्त अधिकारी के रूप में कार्य करता है। वन विभाग में क्या वन बंदोबस्त अधिकारी के रूप में कार्य करता है तहसीलदार। तहसीलदार क्या है, कहाँ कहाँ काम करेगा,
जयपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत, जोधपुर विकास प्राधिकरण और अजमेर विकास प्राधिकरण में तहसीलदार के रूप में भी कार्य करता है। तो कुछ फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म आपको दोबारा बता देते हैं हर बार, ताकि आपको थोड़ी नॉलेज इंप्रूव। एपीओ होता है, एपीओ का मतलब अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर। आरआरटीआई मतलब रेवेन्यू रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आरएस मतलब राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आरटीएस मतलब राजस्थान तहसीलदार सर्विस। एसडीओ मतलब सब डिविजनल ऑफिसर। टीडीआर मतलब तहसीलदार। एनटीडीआर मतलब नायब तहसीलदार। आरआई मतलब रेवेन्यू इंस्पेक्टर, जिसको गिरदावर भी कहते हैं। सीआरसीपी मतलब दंड प्रक्रिया संहिता। पीआरआई मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। यूएलबी मतलब अर्बन लोकल बॉडीज। आरओ मतलब रिटर्निंग ऑफिसर। एआरओ मतलब असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर। एलएओ मतलब लैंड एक्विजिशन ऑफिसर। एएसओ मतलब असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर। एफएसओ होता है तो एफएसओ का मतलब फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर। जेडीए मतलब जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। और एडीए मतलब अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स थी। अब आगे बात करें महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो राजस्थान में प्रत्येक जिले में एक राजकोष होता है। प्रत्येक जिले में क्या होता है, एक राजकोष होता है। उसी तरह राजस्थान में प्रत्येक तहसील में एक उप राजकोष होता है। जिला कलेक्टर जिला राजकोष का अधिकारी होता है। तो जिला राजकोष का रखवाला जिला राजकोष अधिकारी के रूप में होता है। तहसीलदार उप राजकोष अधिकारी के रूप में कार्य करता है। तथा जिले में जो राजकोष का मालिक जिला कलेक्टर होता है, लेकिन केयर टेकर कौन होता है, डीटीओ अर्थात जिला राजकोष अधिकारी। मालिक तो जिला कलेक्टर होता है, लेकिन केयर टेकर डीटीओ होता है। तहसील में राजकोष का मालिक एसडीओ होता है, लेकिन केयर टेकर तहसीलदार होता है। राजकोष में सरकार की बहुमूल्य संपत्ति अर्थात पैसे और जो इतने भी ट्रेजरी है वो रखी जाती है। राजकोष बड़ी तिजोरी होती है, जबकि उप राजकोष छोटी तिजोरी मान सकते हो आप। तहसीलदार राजस्व से संबंधित कार्य किससे करवाता है, पटवारी के माध्यम से करवाता है। तहसीलदार केवल राजस्व संबंधी जन शिकायतों की सुनवाई कर सकता है, लेकिन उपखंड अधिकारी सभी तरह की जन शिकायतों की सुनवाई कर सकता है। अर्थात उपखंड में यदि किसी भी विभाग से संबंधित कोई शिकायत आती है तो एसडीओ उसकी शिकायत की सुनवाई करेगा। फिर नामांतरण की बात करें तो नामांतरण स्वीकार करने का कार्य भी तहसीलदार के द्वारा किया जाता है। उप रजिस्ट्रार तहसीलदारी बनता है। भू प्रबंधन कार्यालय में तहसीलदार का पद होता है, जिसे सहायक भू प्रबंधन अधिकारी या एएसओ भी कहते हैं। वन विभाग में भी तहसीलदार का पद होता है, जिसे वन बंदोबस्त अधिकारी भी कहते हैं। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और यूएलबी होते हैं, इनके चुनाव में तहसीलदार सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। तो इस तरह आज हमने तहसीलदार के बारे में पढ़ा। तहसीलदार के सारे कार्य देखे, उनकी भूमिकाएं देखी, कहाँ कहाँ किस प्रकार से वह कार्य कर सकता है, नियुक्ति, ट्रांसफ़र और किस तरह से कोई व्यक्ति तहसीलदार बन सकता है, इसके बारे में देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जो है ये हमारी मुहिम है, इसको ये रुकनी नहीं चाहिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद।